अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। क्या स्ट्रेस, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखिए ये इस प्रकार आप देखिए यहाँ पर आज पहली क्लास है तो ये बेसिक आप समझ सकते हैं, बट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आप जानते हैं कि अगर बेसिक नहीं आएगा तो आगे कुछ आ नहीं सकता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेस के विषय में, तो स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं। स्ट्रेस वास्तव में 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेस होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। नंबर 2 पॉइंट होता है वर्किंग स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा आप, वर्किंग स्ट्रेस। और तीसरा नंबर होता है एक्चुअल स्ट्रेस। ये पॉइंट आता है अल्टीमेट स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस और एक्चुअल स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब होता है चरम शक्ति, वो अधिकतम कितना लोड ले सकता है उसके बाद जो कुल सामर्थ्य को दर्शाते हैं, कुल उसकी क्षमता क्या, जो कोई मेंबर्स है उसकी कुल क्षमता को अल्टीमेट स्ट्रेस दिखाता है। वर्किंग स्ट्रेस मेथड क्या होता है, वर्किंग स्ट्रेस वो सॉरी मेथड नहीं, वर्किंग स्ट्रेस क्या होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस का मतलब होता है किसी भी अवयव में जब अकस्मात फैलने से, मतलब अकस्मात फेल हो जाता है, एट सडनली फेल हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जैसे हम वर्किंग स्ट्रेस लगा दें। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए ये अवयव है, अब इसमें हम कह दें 100 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है, या इसको अचानक फेल ना होने पाए इसलिए हम पहले से बॉन्ड कर देंगे, यहाँ पर लगा देंगे कि 105 किलो न्यूटन तक ये चीज़ आ जाएगी। ये वर्किंग स्ट्रेस है, यानी ये इससे ज़्यादा हो गया। इस बात को आपको नोट करना पड़ेगा। अब एक्चुअल स्ट्रेस, एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है, वास्तविक प्रतिबल। यहाँ पर समझना ये है, एक चीज़ नोट कर लीजिएगा, इसका एक मात्रक मुझे याद आ गया, 1 न्यूटन पर mm² इक्वल टू होता है 10 kg/cm²। ये याद कर लीजिएगा, अर्थात 1 न्यूटन पर mm² लिखा हो तो आप ये समझ लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इतने एरिया पर 10 किलोग्राम का लोड आ रहा है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, ये वर्किंग स्ट्रेस आ गया, अल्टीमेट स्ट्रेस आ गया और एक्चुअल स्ट्रेस आ गया। अब आपको क्या बात करना है एक्चुअल स्ट्रेस के विषय में कि एक्चुअल स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर एक्चुअल स्ट्रेस वह होता है जैसे भार की तीव्रता बदलने पर इसका भी मान बदल जाता है। यानी ये लोड आया, अब ये जैसे मान 100 किलो न्यूटन का लोड आया तो 100 किलो न्यूटन का लोड एक रियल लोड आ गया, इतना ही लोड वो 100 किलो न्यूटन लोड बियर कर सकता है, इसके बाद वो टूट जाएगा। अर्थात कहने वाले जो जैसे किसी अवयव पर जब भार पड़ता है तो उत्पन्न वास्तविक प्रतिबल की जो तीव्रता होती है वह उसके स्ट्रेस में बदलने पर बदल जाती है। यानी इसको अगर 110 कर दे तो इसको भी 110, मतलब आपको रेशियो के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा, यानी उतना ही लोड वो बियर कर सकता है। ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं परमिसिबल वर्किंग स्ट्रेस जो आप देते हैं अपने मेंबर्स को। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने इस बीम की डिज़ाइन किया, सिंगली सपोर्टेड बीम आपने इसका डिज़ाइन किया, तो आप इसको कितना देंगे इस बात को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको 2 चीज़ें समझना है इसके पहले। एक मॉड्यूलर रेशियो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, मॉड्यूलर रेशियो। इसके बाद पी परसेंटेज, ये पी परसेंटेज का मतलब होता है आयरन की जो स्टील की मात्रा होती है वो क्या होती है, और एक होता है एमआर, प्रतिरोध आघूर्ण। इसके विषय में आपको समझना है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ मापांक क्या होता है। एम इक्वल टू जो होता है वो ES/EC। आप कहेंगे सर ये क्या होता है। एम का मतलब हुआ मॉडुलर रेशियो, मापांक अनुपात। तो स्टील का प्रत्यास्था गुणांक बटे कंक्रीट का प्रत्यास्था गुणांक, इन दोनों का जो रेशियो होता है वह मापांक अनुपात कहलाता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ओके। ये और बाकी आप बेसिक सब जानते ही हैं, लेकिन इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना पड़ेगा ना कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी क्या कर रहे हैं, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब M इक्वल टू ES/EC हो गया। अब ये रेशियो, इसकी वैल्यूज़ आप जानते हैं कि ES की जो वैल्यू होती है वो 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm² होती है। ES इक्वल टू 2 × 10⁵। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इसके बाद जो EC की वैल्यू होती है 5000√FC न्यूटन पर mm² होती है। अब कहें सर ये कैसे, तो याद कर लीजिए FC जो होता है वह कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य होती है, जो कंक्रीट होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो
तो ईसी इक्वल टू 5000 अब अंडर रूट एफ सी के न्यूटन पर एम स्क्वायर होती है। ओके, अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो सिग्मा सी बी और सिग्मा इसमें अंतर होता है, तो याद कर लीजिएगा। जैसे कंक्रीट में कंप्रेसिव स्ट्रेस आता है तो सिग्मा एस सी इक्वल टू यम इंटू सिग्मा सी सी, ये काम इसका डेरिवेशन नहीं बताऊंगा क्योंकि डेरिवेशन पूछा नहीं जाता, लेकिन अक्सर ये चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो सिग्मा एस सी जो स्टील में जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है, जो वो चीज़ आ जाती है, देखिए बात ये नहीं समझना, सॉरी स्टील का मतलब जो जो चीज़ मतलब जुड़ी होती जो कंक्रीट के साथ, उसमें और स्टील के बीच में क्या संबंध होता है, ये रेशियो दिखाता है कि जो एम होता है, ये याद कर लीजिएगा, जो उसका रेशियो मेन वर्किंग स्ट्रेस जो रेशियो होता है वो होता है सिग्मा एस सी अपान सिग्मा सी सी इक्वल टू यम। इस बात को नोट कर लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ध्यान देना पड़ेगा कि इनका वैल्यूज़ कैसे निकाली जाती है। तो देखिए इनकी वैल्यूज़ किसी भी प्रबलित खंड के लिए कितनी होती है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है।